नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आने वाले आप सभी के आगामी एग्ज़ाम के लिए छत्तीसगढ़ को बिल्कुल फ्री क्लासेस के तौर पर पढ़ रहे हैं। आप सभी से मैं आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमसे जुड़े सभी साथी, कई ऐसे साथी हैं जिनका धीरे धीरे जो मोराल है वो डाउन होते जा रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है नगर सेना वाले हैं। उनका जो है पैनिक बटन जो है वो ऑन हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब सर जो है केवल हमको एमसीक्यू करवा दे और एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग तैयारियां अपनी आगे करें। तो मैं आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैं आप सभी को एक बात हर किसी को कहता हूं कि भैया, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप एकदम एंड समय में ऐसा पैनिक बटन ऑन हो जाए, उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, आप ये सोचिए कि क्या आप ये जो सोच रहे हैं ये वाजिब में लाजमी है, या आप ये जो सोच रहे हैं ये कहीं से कोई एकदम सटीक रणनीति है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो नगर सेना वालों के लिए बात करता हूं। अभी तो कांस्टेबल वालों को पता है कि सर जो हमको पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट तो हो जाएगा, वो उनको पता है। एसआई वालों को भी पता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उनसे उनकी जो तैयारी है वो पूरा होने वाला है। अब नगर सेना वालों को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये वीडियो आप सभी को कल मिलने वाला है 28 तारीख को। 28 तारीख को ये आप सभी को मिलेगा। आज रात को मैं आप सभी के लिए, ये रात को देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको टाइमिंग दिख रहा होगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा, रात को मैं आप सभी के लिए 1:37 में ये वीडियो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिकॉर्ड कर रहा हूँ भैया, ये आप सभी के लिए। तो 1:37 में रात में आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप सभी की जो क्लासेस है वो किसी भी तरीके से स्टॉप ना हो। देखिएगा, ये जो है 28 तारीख को शाम को 5 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। जिसके बाद आपको पता है ये महीने का जो भी बचा हुआ 2-3 दिन है वो इसमें आपको लगातार जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां वाली जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करवा देंगे आपको। फिर हम लोग आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, और उस आर्ट एंड कल्चर को अगर हम पढ़ें तो मुश्किल से वो जो है 10 क्लास में आर्ट एंड कल्चर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मान के चलिए 10 मई तक आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाता है। अब 10 मई के बाद 11 मई से अगर हम छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इस हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं, मान लेते हैं 5 जून तक पढ़ते हैं। तो 5 जून तक हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो हिस्ट्री के पोर्शन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम आपको कवर करवा सकें, ठीक है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम तक हम जो है लगातार समय समय पर आपको हम एमसीक्यू भी करवाते रहेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है नगर सेना वालों की वो तैयारी एकदम बेहतर हो सके। और इसमें कैसे एमसीक्यू लेकर आऊँगा मैं आप सभी के लिए, इसमें मैं 100 प्रश्न लेकर के आऊँगा। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न लेकर के आऊँगा, जिसमें 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के होंगे, ठीक है। और इस 50 प्रश्न में छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे 40 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के पोर्शन से देखेंगे, 5 छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और 5 नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो आपको दिया गया है वो इसमें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे भैया 30 नंबर के रीजनिंग को देखेंगे, और 20 नंबर का हम लोग क्या देखेंगे? मैथ्स को देखेंगे। किसको? मैथ्स को देखेंगे। याद रखिएगा, 20 नंबर के गणित को पढ़ेंगे। तो किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं करना है, ये जिम्मेदारी हमने उठाया है, ये हम आपको पूरा करवाएंगे। तो आप सब जो भी पैनिक बटन दबा करके रखे हुए हैं उनको चिंता नहीं करना है। जब भी मुझको समय मिलेगा मैं आप सभी के लिए एमसीक्यू लेकर के आऊँगा। एकदम फ्री रहिएगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आपके एग्जाम तक। आपके जितने भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं नगर सेना वाले, उन सबको बता दीजिएगा। इसके अलावा आप सभी के सपोर्ट से हमारा यह एकेडमी ऑफलाइन आने वाला है, ये आप सभी को पता है। बहुत जल्दी दुर्ग में महाराजा चौक में आप सभी को पता होगा वॉल्किंस का जो भवन है वहीं पर हम लोग ऑफलाइन आ रहे हैं। तो आप लोग अगर कोई ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, कांस्टेबल एसआई जैसे एग्जाम, आबकारी जैसे एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं। सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी प्री और मेंस दोनों आपको मोड मिल जाएगा हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड में। तो आप हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं भैया, और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर भी चल रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, जो आप सभी के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, वो फ्री ही रहेगा। एसआई, कांस्टेबल, नगर सेना और फॉरेस्ट गार्ड की ये चारों क्लासेस फ्री रहेगा। किसी भी तरीके से इसको बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सब में से कोई भी पहली बार हमारे साथ आकर के जुड़ रहे हैं तो आपको याद रखना है
आपको सबसे पहले करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस। इसके अलावा आप सभी को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और जब आप इसको शेयर करते हैं तब यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है जिनको इसकी आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? जनजातियों का स्थानांतरण कृषि। क्या है? जनजातियों की स्थानांतरण कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोगों ने टॉपिक वाइज जब पढ़ा है तो वहां पर हमने देख लिया है। अब इसको एक साथ पढ़ने का फायदा क्या होने वाला है? अब हम इसको थोड़ा सा फनी वे में, थोड़ा सा ट्रिक के वे में पढ़ने वाले हैं, ताकि हमको चीजें जो हैं बेहद आसानी से याद हो पाए। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं, और हम लोग अब चालू करते हैं क्या? जनजातियों की स्थानांतरण कृषि को पढ़ना। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है बैगा। क्या लिखा हुआ है? बैगा। आप लोग किताबों में पढ़ते हैं बैगा की स्थानांतरण कृषि। आंख बंद करना है मेरे साथ, सब अपने घर से आंख बंद करेंगे और एक बार सोचेंगे बैगा की स्थानांतरण कृषि को मैंने क्या पढ़ाया था। आप सभी को बताना है स्थानांतरण कृषि को बैगा के हमने क्या पढ़ा था। चलिए बताइए, तो एक बार सोचिए तो हमने क्या पढ़ा हुआ है बैगा के स्थानांतरण कृषि को। स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं बैगा के? तो आप सब सोचेंगे भैया उनको कहा जाता है क्या? आप कहेंगे उनको कहा जाता है बेवार। क्या कहते हैं? बेवार कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को। तो याद रखना है आपको कि बैगा जो है बेवार नामक करती है स्थानांतरण कृषि, बेवार। लेकिन इस बेवार को अगर मैं बैवार कह दूं, क्या कह दूं? बैवार कह दूं, बैवार। तो कोई गलत है क्या जी? कोई गलत नहीं है। हमको टिक करके आना है, बेवार हो या बैवार हो, हमको क्या ही करना है? हमको टिक करके याद रखना है। याद रखने के लिए अगर हमने बैवार कह दिया और बेवार दिख जाएगा तो हमसे एग्जाम में टिक हो जाएगा। तो बैगा में शुरुआत में आपको बै दिखेगा, फिर इधर इनके स्थानांतरण कृषि में भी आपको बै दिखेगा। बै बै करना है और बै बै करके इसको टिक करके आ जाना है। तो बैवार बैगा, बैवार बैगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। यहां पर क्या लिखा है? अबूझ माड़िया और माड़िया। आप सबको मैंने पढ़ाते वक्त बताया था माड़िया की ही शाखा आपको अलग अलग दिखाई देती है। जो नारायणपुर के अबूझमाड़ वाले क्षेत्र में निवास करते हैं उनको अबूझ माड़िया कहते हैं। जो पहाड़ों में निवास करते हैं उनको हिल माड़िया कहते हैं। और जो लोग मैदानी या समतल क्षेत्रों में निवास करते हैं उनको दंडामी माड़िया के नाम से जाना जाता है। यह इनकी अलग अलग शाखा है, और इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं, स्थानांतरण कृषि को कहते हैं पेद्दा। क्या कहते हैं? पेद्दा। अब इस पेद्दा को आप कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। यहां पर बोलना है आपको पैदा। क्या बोलना है? पैदा। जब कोई बच्चा अपनी मां के गर्भ से पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, वह बच्चा जो होता है अबोध होता है, अबूझ होता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं होता है। तो आपको याद रखना है अबूझ माड़िया। यहां पर लिखा हुआ है अबूझ, तो अबूझ से आपको याद रखना है क्या? अबूझ से आपको याद रखना है भैया कि अबूझ माड़िया जो है, याद रखिएगा ये एक कीट जो है उड़ रहा है भैया, उसके चलते यहां पर आपको टिक लगते हुए दिखाई दे देता है। ठीक है, याद रखना है अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया में याद रखना है अबूझ शब्द को पकड़ना है। अबूझ जब बच्चा पैदा होता है तो वह अबूझ होता है, अबोध होता है। तो उसी से आपको याद रखना है पैदा। जब कोई पैदा होता है तो क्या होता है? अबूझ होता है। अब अबूझ माड़िया में पीछे माड़िया शब्द जुड़ा हुआ है, तो माड़िया के लिए भी स्थानांतरण कृषि क्या हो जाएगा? पेद्दा ही हो जाएगा। पैदा से इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो जहां पर भी अपना नोट्स बनाएंगे अबूझ माड़िया / माड़िया लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है ये? तीसरा है कमार जनजाति। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। तो कमार जनजाति के स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाएगा? तो आपको याद रखना है कमार जनजाति में आपको याद रखना है क्या? यहां पर एक शब्द याद रखना है मार। क्या याद रखना है? मार। और मार कौन? तो आपको याद रखना है मारेंगे कौन? तो छत्तीसगढ़ी में सब कहते हैं दाई हा। कौन मारी? दाई हा। कौन मारी? दाई हा मारी। कहीं गलत काम करबो तो दाई हा मारही। तो मारी भैया, तो याद रखना है यहां से कमार में मार शब्द को पकड़ना है, और यहां पर आपने बोला दाहिया, तो इसी से क्या हो जाएगा? दाहिया। क्या हो जाएगा? दाहिया। याद रखना है कमार कौन मारेंगी? दाई हा मारही। कौन हमारी? दाई हा मारही। गलत काम करबोता पेपर में सिलेक्शन नहीं होही तो कौन मारी? दाई हा मारही। ठीक है भैया, याद रखना है कमार। मार शब्द से याद रखना है दाहिया, और यहां पर दाहिया अपना ट्रिक लिख लेंगे, इससे आपको हमेशा याद रखेगा
याद रखना है यहाँ पर दा में आ की मात्रा जो द लगा हुआ है इसको भी अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ किसको, भतरा को। किसको? भतरा को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको चीजों को समझने में आसानी हो। देखिएगा भतरा को देखेंगे, भतरा में आपको एक बात समझना है, भात। क्या पकड़ना है? भात। और गर्मी के दिनों में जब आप भात खाते हो तो आप सब भात को क्या करते हो? पानी में डुबा देते हो और खाते हो। उसको कहते हो आप लोग क्या? बोरे बासी। क्या कहते हो? बोरे बासी। और बोरे बासी में अधिकतर लोग क्या डालते हैं? मही डाल के, नमक डाल के मस्त एकदम गोंदली प्याज के साथ एकदम जब खाते हो गर्मी के दिन में, उसका आनंद तो भैया मत ही पूछो। बासी चटनी आमा के और गोंदली है नहीं, पताल चटनी एकदम सिल में पीसे वाले और मस्त एक ठन गोंदली, हरियर मिर्चा, फिर झन पूछो भैया स्वाद है नहीं, छत्तीसगढ़िया मनबर। तो याद रखना है भात। भात लगा कर है ना मना बोर देहन गर्मी के दिन में। अब गर्मी के दिन में अगर बोर देहन तो मैं डाले पर चाहिए मही, लेकिन मही नहीं है तब काला डालबो हम डालबो दही ला। कौला दही ला डालबो भैया, मैं दही ला डालबो। तो याद रखना है दही या, देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है दहिया। तो भतरा की जो स्थानांतरण कृषि है उसको कहते हैं दहिया। क्या कहते हैं? दहिया। जबकि ये क्या है? दाहिया। मारेंगी कौन? दाई मारही। गलत काम कर बोला, दाई मारही। तो कमार से दाहिया, जबकि भतरा में भात और यहां पर दही आपको याद रखना है। क्लियर हुआ क्या? अच्छे से ऑल क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? सबको अच्छे से याद होना चाहिए एक एक बात। मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं तो एकदम उड़न दस्तरी की तरह चीजों को पेन घुमा करके आगे निकल सकता हूं, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है, ऐसा मैं कह करके निकल सकता हूं। पर मेरी जिम्मेदारी है कि इस क्लास को जो लोग देख रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं, उनके दिमाग में चीजें उतरनी चाहिए, उनका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। सामर्थ्य एकेडमी उनके साथ जीवन में एक सदस्य की तरह जुड़ जाना चाहिए। ये मेरा औचित्य है, ये मेरा ध्येय है। याद रखना है आपको। भात से याद रखेंगे दही यहाँ पर, इससे आपको भतरा याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोंड। क्या है? गोंड। तो गोंड से आपको पकड़ना है गोड़। क्या पकड़ना है? गोड़। क्या पकड़ना है? गोड़। गोड़ मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ी में? पैर को कहा जाता है गोड़ भैया। याद रखना है पैर को क्या कहते हैं? गोड़। अब गोड़ को आपको देखेंगे गोड़ या गोंड, अभी हम लोग पकड़ रहे हैं बातों को। याद रखना है, अपने भावनाओं को आहत नहीं करना है। देखिएगा, जब हमारे यहाँ कोई भी मामा या मामी अपने भांचा भांची का क्या करते हैं? पैर को क्या करते हैं? पैर पड़ते हैं ना जी, तो पैर को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? गोड़ करते हैं। और पैर पड़ना है तो पैर को पड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पैर को ऐसे धरना पड़ता है ना। तो याद रखना है गोड़ की जो स्थानांतरित खेती है वो क्या कहलाती है? धारिया। क्या कहलाती है? धारिया। याद रखना है क्या कहलाती है? धारिया। अभी याद रखेंगे गोड़ को धरना है ऐसे करके, क्योंकि पांव पड़ना है भांचा भांची का। तो याद रखना है भैया गोड़ से धारिया याद रख लेना है, ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना है। इससे इसके अलावा इसमें स्थानांतरण कृषि को बेवरा भी कहते हैं। याद रखना है क्या कहते हैं? बेवरा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, व्यवहार भी कह देते हैं, कई जगह बेवरा भी कह देते हैं, लेकिन आपको केवल एक याद रखना है, गोंड के लिए कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यहां पर भी व्यवहार पढ़े हुए हो, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए आप ये वाला मत याद रखिए, आप केवल धारिया याद रखिए। किसके लिए? गोंड जनजाति के लिए याद रखना है आपको क्या? धारिया कृषि को। स्थानांतरण कृषि का एक फॉर्म है, आपको याद रखना है धारिया कृषि। अब बच जाता है बीच में क्या? कोरवा। क्या बच जाता है? कोरवा। तो याद रखना है कोरवा जनजाति के लोग किसको बहुत पसंद करते हैं? तो आज से आपको अपने दिमाग में याद रख लेना है, कोरवा जनजाति के आदमी मन एकदम बढ़िया से जानते कौन ला? देवारी तिहार ला। काला? देवारी तिहार, दीपावली के त्यौहार को जानते हैं, ऐसा मानोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कोरवा के लिए देवारी। क्या? देवारी। ये जो स्थानांतरण कृषि करते हैं कोरवा, उनको क्या कहते हैं? देवारी कहा जाता है। अच्छे से अपने दिमाग में बातों को उतारना है, चीजों को समझना है, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न यहां से बन जाए आपसे अच्छे से ये जो चीजें हैं अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा भैया बैगा जनजाति जो है क्या करती है? व्यवहार कृषि करती है। आज से व्यवहार बोलना है, व्यवहार नहीं बोलना, ताकि आपको याद रहे। अबू जुमारिया में अबू जो है बच्चा क्या होता है? पैदा होता है। तो पैदा से पैदा हो जाएगा। कमार में कौन मारती है? दाइया। भतरा में भात से दही, भात से दही, दही से दहिया। कोरवा में क्या करना है? ये लोग देवारी मानते हैं। और गोड़ का मतलब क्या होता है? गोड़ को पकड़ना है तो धरना है बोलेंगे, गोड़ को पांव पड़ना है तो धारिया। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना ही आपको याद रखना है जनजातियों के स्थानांतरण कृषि के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब यहां से
और क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब आएगा जनजातियों का युवागृह यूथ क्लब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जनजातियों के यूथ क्लब के बारे में देखने वाले हैं, युवागृह के बारे में चीजों को पढ़ने वाले हैं। अब यहां से क्या क्या प्रश्न बनेगा इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर हम युवागृह की बात करते हैं तो ये युवागृह जो है इसको आप लोग अगर देखते हैं तो ये दो प्रकार का दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। क्या होता है? एक को कहते हैं एक लिंगी, एक को कहते हैं द्विलिंगी। एक लिंगी युवागृह ऐसे युवागृह होते हैं जिसमें अविवाहित लड़के लड़कियां जो हैं जाते हैं, है ना, और शाम को वापिस आ जाते हैं अपने घर। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अविवाहित लड़के लड़कियां ऐसे यूथ क्लब में जो एक लिंगी होते हैं वहां पर सुबह जाकर के शाम को वापस आ जाते हैं, ऐसे को कहते हैं आप लोग एक लिंगी। लेकिन अगर ऐसे युवागृह जहां पर लड़की लड़का जो अविवाहित हैं वो जाते सुबह हैं और रात भर रह करके सुबह आते हैं अगली सुबह, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? ऐसी जगह को कहते हैं द्विलिंगी युवागृह। तो याद रखना है युवागृह दो टाइप के होते हैं, जिसमें से आप अगर देखेंगे अबुझमाड़ियों का जो युवागृह है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? जिसको आप लोग कहते हैं भैया कोसी घोटुल, वो एक प्रकार का एक लिंगी युवागृह है जहां पर अविवाहित युवक युवतियां जो जाती हैं वो सुबह जाकर के शाम तक वापस आ जाती हैं। जबकि आप लोग गोंड या आप लोग मुड़िया माड़िया की जो युवागृह देखते हो जिसको आप लोग कहते हो गोटुल, जिसको पहले घोटुल कहा जाता था, वहां पर ये जो है द्विलिंगी युवागृह का एग्जाम्पल है जहां पर अविवाहित युवक युवतियां जाती हैं, सुबह से जाकर के पूरे रात रुक करके आती हैं। इसको कहते हैं द्विलिंगी युवागृह। आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। यहां पर लिखा भी हुआ है, याद रखना है इन बातों को, ज्यादा आपको समझाना नहीं है। आपको यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसके अगले स्लाइड से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट, यहां पर आते हैं। लिखा हुआ दिख रहा है यहां पर मुड़िया, मुड़िया के साथ साथ आपको यहां पर क्या लिखना है? गोंड। क्या लिखना है? गोंड। क्योंकि ये जो मुड़िया है गोंड की ही एक उपजाति है, इसलिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा गोंड या मुड़िया दोनों के लिए। सबसे पहले आपको याद रखना है युवागृह क्या है इनका युवागृह जो है इसको कहते हैं गोटुल। क्या कहते हैं? गोटुल कहते हैं। पहले इसको घोटुल कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको गोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोटुल कहा जाता है। युवागृह को पढ़ने से पहले आप सभी को युवागृह के बारे में ये जानना चाहिए कि युवागृह वास्तव में होता क्या है। युवागृह की अगर हम बात करें तो युवागृह एक ऐसा स्थान होता है जिसको गांव से बाहर एक कच्चे मिट्टी से निर्माण किया जाता है। यहाँ पर इस युवागृह के देवता का भी स्थापना किया जाता है, जिसके चारों ओर गीत संगीत नृत्य आदि का गायन होता है। लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है युवागृह का वो ये होता है जो आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए अविवाहित लड़के लड़कियां हैं वो वास्तव में आने वाले अपने फ्यूचर के जीवन साथियों का उचित चुनाव कर सके, ये इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। जिसके लिए इनका एक अलग से यूथ क्लब बनाया जाता है, युवागृह बनाया जाता है गांव से बाहर, जहां पर ये अविवाहित युवक युवतियां जाती हैं और वहां पर जा करके अगर एक लिंगी है तो सुबह से जाकर के शाम तक रहते हैं, अगर द्विलिंगी है तो ये सुबह से जाकर के पूरा रात रहते हैं और वहां पर अपने मनपसंद युवक युवतियां अपने लिए आने वाले फ्यूचर के लिए वर और वधु दोनों के लिए ये लोग पक्ष के लिए सहमति बनाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके यहाँ आने वाले सामाजिक जीवन का ज्ञान दिया जाता है, आपको इसके साथ साथ सांस्कृतिक जीवन का भी ज्ञान दिया जाता है ऐसे यूथ क्लब वाले क्षेत्र में। चूंकि आप मेंस नहीं लिख रहे हैं इसलिए ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूं। आपको याद रखना है जनजातियों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यही सब बातों को मैंने अभी आपको 2-4 शब्दों में मैंने बता दिया है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? जनजातियों का युवागृह। क्या पढ़ने वाले हैं? जनजातियों के युवागृह को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम देखते हैं गोंड जनजाति या मुड़िया जनजाति की युवागृह को तो इसको कहते हैं गोटुल। क्या कहते हैं भैया? गोंड या मुड़िया जनजाति के युवा स्थल को क्या कहते हैं? गोटुल कहते हैं। इस बात को याद रखना है। और गोटुल का क्या उद्देश्य है या गोटुल से संबंधित क्या क्या प्रश्न है ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गोटुल का अर्थ क्या होता है? गोटुल का अर्थ होता है गोंगा स्थल। क्या होता है? गोंगा स्थल। पहले तो आपको अर्थ समझना है। अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है गोंगा स्थल। क्या होता है? गोंगा स्थल। और इस गोंगा स्थल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति का स्थल। क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति का स्थल होता है। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति का स्थल कहा जाता है ना। किसको?
गोंगा स्थल अर्थात गोटुल को कहा जाता है विद्या स्थल या ज्ञान प्राप्ति का स्थल। क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति का स्थल या विद्या स्थल। याद रखिएगा गोटुल के बारे में। गोटुल के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है गोटुल के संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, संस्थापक कौन है आपको याद रखना है। गोटुल के संस्थापक माने जाते हैं कौन? लिंगोपेन। ये मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए गोटुल के संस्थापक किसको कहते हैं? लिंगोपेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिंगोपेन को कहते हैं। स्टार मार्क करके रखिएगा, लिंगोपेन को कहा जाता है गोटुल के संस्थापक। क्या कहते हैं? गोटुल के संस्थापक कहते हैं। इसको गोटुल जो बनाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक जगह पर, यहां पर मान लेते हैं गांव से बाहर मिट्टी से निर्मित यह स्थल जो है, यह स्थल क्या है? यह स्थल जो है याद रखिएगा ये घोटुल है। क्या है? याद रखिएगा ये जो है घोटुल है। याद रखिएगा अब इसको गोटुल कर दिया गया, पहले इसको घोटुल कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर निर्मित किया जाएगा। क्या? यहां पर निर्मित किया जाएगा, आपको याद रखना है। और इसको कहते हैं आप लोग लिंगोपेन। मतलब एग्जाम में अगर प्रश्न बन जाए, बताइए लिंगोपेन की स्थापना घोटुल या गोटुल के अंदर की जाती है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया, लिंगोपेन देव की जो स्थापना होती है वो कहां पर की जाती है? आपको याद रखना है इनकी स्थापना की जाती है घोटुल से बाहर। कहां की जाती है? घोटुल से बाहर की जाती है। लिंगोपेन देवता की स्थापना घोटुल के बाहर, घोटुल या गोटुल के किनारे की जाती है। याद रखना है, यह प्रश्न बन सकता है। तो लिंगोपेन के बारे में आपको याद रखना है, लिंगोपेन को इसका संस्थापक माना जाता है। गोटुल का अर्थ होता है गोंगा स्थल, जिसका मतलब होता है विद्या का स्थल या ज्ञान प्राप्ति का स्थल। इस स्थान पर युवक युवतियों को सामाजिक जीवन की शिक्षा दी जाती है। जीवन साथी के चुनाव का यहाँ पर इनको शिक्षा दिया जाता है। साथ ही साथ सेवा भाव जागृत करने का भी यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, ये युवागृह में, इस यूथ क्लब में। तो आप अपने आप को मॉडर्न लोग समझना बंद कीजिए। आप सबसे पहले इस जनजाति परिवेश में पहले ही यूथ क्लब का कल्चर आ चुका है। तो अपने आप को जेनजीस का नया एरा समझने की भूल आप लोग मत कीजिए। ठीक है भैया, तो देखिएगा संस्थापक कौन है? लिंगोपेन। अच्छे से इस बात को दिमाग में रखना है। अब यहां से प्रश्न और क्या क्या बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लिंगोपेन के बारे में आपने देख लिया, आगे देखते हैं। उद्देश्य मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। मैंने बोला है, आपने सुन लिया है, इतना आपके लिए काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिंगोपेन से आगे बढ़ते हैं। अब गोटुल के सदस्यों के बारे में बात करते हैं। गोटुल के सदस्य, घोटुल के सदस्य सदस्य इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली बात पुरुष और महिला, ये दो टाइप के इसके सदस्य होंगे। ठीक है, अच्छे से गोटुल के सदस्यों को आप दो टाइप से बांट करके पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, तो सबसे पहले आप इनके पुरुष सदस्य और महिला सदस्य को देख लीजिएगा। पुरुष सदस्य जो होते हैं घोटुल के, उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है चेलिक। क्या कहते हैं? चेलिक। क्या कहते हैं? चेलिक कहते हैं। अच्छे से दिमाग में उतारिएगा, क्या कहा जाता है? चेलिक कहा जाता है, चेलिक। और महिला सदस्य को कहते हैं मोटियारिन। क्या कहते हैं? मोटियारिन। आज भी आप लोग अगर ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप लोग सुनते होंगे इस शब्द को, है ना। गांव के बुजुर्ग लोग किसी गांव के अपने रिश्ते के छोटे बेटी जैसे लोगों को कह देते हैं, और मोटियारिन कहा जाता है ना। तो याद रखना है, गोटुल के जो महिला सदस्य होती हैं उनको मोटियारिन कहा जाता है, जबकि पुरुष को क्या कहते हैं? चेलिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? चेलिक कहते हैं। जबकि ये जो गोटुल के जो वास्तव में जैसे कि ये जो सदस्य हैं तो इनके जो प्रमुख होंगे उनको क्या कहा जाएगा, ये भी आपसे प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो गोटुल के प्रमुख सदस्य के साथ साथ गोटुल के प्रमुख के आपको याद रखना है। ये सदस्यों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग गोटुल के जो मुखिया हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आगे आपको मैं यहीं पर लिखवा दे रहा हूं।
प्रमुख और महिला प्रमुख, तो इनको क्या कहा जाएगा ये आपको याद रखना है। जैसे कि पुरुष ये लोग सदस्य है ना, पुरुष सदस्य है, ये महिला सदस्य है। महिला सदस्य, पुरुष सदस्य, पुरुष प्रमुख, महिला प्रमुख। तो पुरुष प्रमुख को क्या कहा जाएगा, तो आपको याद रखना है पुरुष प्रमुख को कहा जाता है सिरेदार। क्या कहते हैं, सिरेदार। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आप लोग पिक्चर देखे होंगे शोले में, क्या कहते हैं शोले में, जो हुक्म सरदार। तो इसी से आपको याद रख लेना है, प्रमुख है भैया, ये लीडर है, इसको क्या कहेंगे गोटुल वाले लोग अपने प्रमुख को, जो हुक्म सरदार। तो सरदार से क्या याद रख लेंगे, सिरेदार। क्या याद रख लेंगे, सिरेदार, सिरेदार। ये यहां पर याद रखना है। महिला प्रमुख को क्या कहते हैं, महिला प्रमुख को कहा जाता है बेलोसा। क्या कहते हैं, बेलूसा या दुलूसा। क्या कहते हैं, बेलोसा या दुलूसा कहते हैं, या दुलोसा। बेलूसा या दुलोसा कहते हैं कौन, महिला प्रमुख को। ये लोग याद रखिएगा। तो यहां पर चार बातें हैं। जो सदस्य होंगे पुरुष, उसको कहते हैं चेलिक। जो महिला सदस्य हैं उनको कहते हैं मोटियारेन। महिला प्रमुख को कहा जाता है बेलूसा या दुलोसा, जबकि पुरुष सदस्य को क्या कहते हैं, सॉरी प्रमुख को क्या कहते हैं, पुरुष प्रमुख को कहते हैं ये लोग क्या, पुरुष प्रमुख को कहा जाता है सिरेदार। इसके संस्थापक लिंगोपेन को माना जाता है, जिनकी स्थापना गोटुल के बाहर करते हैं ये लोग। ठीक है, गोटुल का अर्थ क्या होता है, गोंगा स्थल, जिसका मतलब होता है विद्या का स्थल या ज्ञान प्राप्ति का स्थल। गोंड और मुड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, गोटुल कहा जाता है। अच्छे से इसको आपको दिमाग में बात को रखना है। अब यहां से और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। घोटुल में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है मुड़िया जनजाति जो नृत्य करती है उन नृत्यों में से हुल्की पाटा, मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, ये तीनों नृत्य किए जाते हैं कहां पर, गोटुल के स्थल पर। तो आपको याद रखना है यहां पर गोटुल में किए जाने वाले नृत्य, गोटुल में किए जाने वाले नृत्य, ये आपको याद रखना है। और वो नृत्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है वो नृत्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है हुल्की पाटा। हुल्की पाटा यह नृत्य कौन सी जनजाति करती है, ये पूछा जाता है। याद रखना है मुड़िया जनजाति करती है हुल्की पाटा। कौन करती है, मुड़िया जनजाति। आगे बढ़ेंगे, कक्सार, कौन, कक्सार नृत्य, कक्सार नृत्य करती है कौन, मुड़िया जनजाति। यहीं पर गोंड जनजाति के लोग भी यहाँ पर करते हैं, चूंकि ये उसकी उपजाति है, लेकिन इसको कक्सार को मुड़िया के लिए आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और नृत्य किया जाता है जिसको कहते हैं मांदरी नृत्य। क्या कहते हैं, मांदरी नृत्य कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर किया जाता है ये तीन प्रकार के नृत्य। अच्छे से इन तीनों नृत्यों को सीक्वेंस याद रखना है, हुल्की पाटा, कक्सार नृत्य, मांदरी नृत्य। हुल्की पाटा, कक्सार नृत्य और मांदरी नृत्य अच्छे से आपको अपने दिमाग में बातों को अच्छे से उतार करके रखना है। क्लियर हुआ क्या अच्छे से ये सभी बातें। तो याद रखना है ये जो होते हैं इसके संस्थापक लिंगोपेन को गोटुल के उत्पत्तिकर्ता के रूप में जानते हैं, या गोटुल को इसके संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। याद रखना है इस बात को। सामाजिक शिक्षा देना, सेवा भाव जागृत करना, इसके अलावा जीवन साथी का चुनाव करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मैंने आपको बताया है घोटुल के बाहर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो घोटुल में होने वाले प्रमुख नृत्य कौन कौन से, हुल्की पाटा, कक्सार और मांदरी नृत्य। इसमें याद रखना है कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जा रहे हैं। तो मांदरी नृत्य में आप देख पा रहे होंगे मांदर जो वाद्य यंत्र होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, तो आपको हम आगे बताएंगे। ये एक प्रकार का औनद्य वाद्य यंत्र होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अलग अलग वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। तत् वितत टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तत् है कि वितत है कि ये जो है सुशिर वाद्य यंत्र है, ये हम लोग जब चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे वितत या औनद्य वाद्य यंत्र क्या होते हैं और तत्व वाद्य यंत्र क्या होते हैं, साथ ही साथ सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं। तो याद रखना है मांदरी नृत्य होता है और इसमें मांदर का प्रयोग किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। यहाँ पर घोटुल माह में एक है ना क्या मनाया जाता है, एक पर्व मनाया जाता है जिसको कहते हैं नूना नारे दाना पंडुम। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है अक्टूबर माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में एक पर्व मनाया जाता है, क्या है, नूना नारे दाना पंडुम। क्या है, नूना
नारे दाना पंडुम। क्या है? नूना नारे दाना पंडुम मनाया जाता है। कहाँ पर? अक्टूबर माह में। यह एक पर्व है। पंडुम का मतलब होता है पर्व, याद रखना है। नूना नारे दाना पंडुम गोटुल में अक्टूबर के माह में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में क्या होता है? इस त्यौहार में होता है भैया, घोटुल की जो महिला सदस्य है, कौन? गोटुल की जो महिला सदस्य है, गोटुल की जो महिला सदस्य है, गोटुल की महिला सदस्य कह रहा हूं ना, सदस्य मतलब कौन है भैया? सदस्य कहने का मतलब क्या है? मोटियारिन। कौन? मोटियारिन। ये सभी दूसरे गांव जाती हैं। कहां जाती हैं? दूसरे गांव की गोटुल में जाती हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई ए गांव है, कोई ए गांव का घोटुल है, ये कोई बी गांव का घोटुल है। तो यहां पर जो घोटुल की जो महिला सदस्य हैं, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं? मोटियारिन कह रहे हैं। मोटियारिन, मोटियारिन। ये मोटियारिन जो है अक्टूबर के माह में क्या करेंगी? यहां से यहां जाती हैं इस दूसरे गांव के घोटुल में। और इसको ही कहा जाता है नूना नारे दाना पंडुम। क्या कहते हैं? नूना नारे दाना पंडुम पर्व किससे संबंधित है? गोटुल से संबंधित है। इसमें जो गोटुल की महिला सदस्य है, जिसको आप लोग मोटियारिन कहते हैं, ये दूसरे गोटुल में जाती हैं और वहां पर रहती है, निवास करते हैं। याद रखना है, नूना नारे दाना पंडुम किससे संबंधित है भैया? गोटुल से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां से कुछ कुछ और प्रश्न बनते हैं, जो मोटा मोटी बनता है, मैं उसको आपको यहां पर बताने वाला हूं। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग साइड करते हैं, देन यहीं पर हम लोग इन सभी चीजों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर इतना आपने समझ लिया है तो आगे आप सभी को समझने में आसानी जाने वाला है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? घोटुल से संबंधित कुछ और चीजें पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ अन्य सदस्य और रहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है ये पूछा जाता है। मैं आपको इसको बहुत डिटेल नहीं करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही इसको पढ़ाने वाला हूँ घोटुल को। चलिए इतना आपके लिए डिटेल काफी होगा, जितना मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कुछ अन्य सदस्य और क्या क्या इनको कहा जाता है, इसको भी ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिक से याद कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए घोटुल में साफ सफाई करने वाले व्यक्ति को या सदस्य को क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया साफ सफाई। क्या? साफ सफाई। और साफ सफाई करने का मतलब क्या होता है? साफ सफाई का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताएंगे। साफ सफाई का काम कौन करेगा भैया? तो आप कहेंगे साफ सफाई का काम वो करेंगे जो झाड़ू पोछा करेंगे, वही तो साफ सफाई करेंगे ना भैया। तो झाड़ू पोछा से याद रखना है झरिया। क्या? झरिया याद रखना है, झरिया याद रख लेंगे। ऐसे व्यक्ति जो झाड़ फूक का काम करते हैं, जो है ना झाड़ू वाड़ू करने का काम करेंगे, उसको क्या कहेंगे? साफ सफाई का काम करेंगे, उसको झरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? झरिया कहेंगे। अच्छे से याद रखना है, झरिया कहा जाता है साफ सफाई के काम करने वाले सदस्य को। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बताइए भैया जो लोग आते हैं युवक युवतियां इस गोटुल में, उनकी रजिस्ट्री जो उनका जो रजिस्टर होता है उसमें पूछने वाले, जैसे हम लोग स्कूल में बचपन में जाते थे तो कहते थे ना रामलाल प्रेजेंट सर, श्यामलाल अब्सेंट सर, घनश्याम प्रेजेंट सर, सरिता प्रेजेंट सर, ऐसे बोलते थे ना। तो उनकी उपस्थिति पंजीयन करने का काम कौन करता है? तो आप लोग आज भी गांव में देखे होंगे, गांव में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले जाकर के कोटवार के पास में क्या करवाते हैं? पंजीयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पंजीयन करवाते हैं कि भैया हमारे यहाँ एक नया नन्हा बच्चा का जन्म हुआ है इतने टाइम पर, ताकि आने वाले टाइम पर क्या हो सके, उसका जन्म प्रमाण पत्र बन सके। ऐसा पहले हमारे यहाँ गाँव में चलता था। हालांकि अब अस्पताल में ही सब चीजें हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो याद रखना है साफ सफाई, झाड़ने से याद रखेंगे इसको झरिया। आगे याद रखना है भैया आपसे पूछा जाएगा उपस्थिति पंजीयक। उपस्थिति पंजीयक का काम कौन करते? पंजीयक। तो उपस्थिति पंजीयक का काम कौन करते हैं? तो आप कहेंगे कोटवार। कौन? कोटवार करता है। कोटवार करता है। उपस्थिति पंजीयक का काम कौन करता है? कोटवार करता है। याद रखिएगा उपस्थिति पंजीयक का कार्य कोटवार करता है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया कि जो लोग यहाँ पर तंबाकू बांटते हैं उसको क्या कहते हैं? तो तंबाकू बांटने वालों को कैसे याद रखेंगे? तो आपने गांव में देखा होगा एक व्यक्ति मस्त बैठे रहेगा ऐसे चुपचाप अपने घर के चौरा के आगू में एकदम, और एक आदमी ऐसे कंधे में हल लेकर के, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे जाते रहते हैं खेत की ओर, वो दिख रहा है कि कंधे में हल लेकर के खेत की ओर जा रहा है।
तबो ले वो आदमी यहाँ वो देखी और का कही, औ बुधारू कहाँ जाथस? तो नांगल धर के स्कूल जाही, नांगल धर के खेत न जाही भैया। तब बोले हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, आदमी यहाँ बात करे बर रास्ता निकाले बर का करते, औ बुधारू कहाँ जाथस? कहीं नहीं भैया, खेत धान जात हूँ। आना बैठ ले 1-2 मिनट। बैठी स्थान का करना है, दरेस का माखुर बीड़ी देखे होगे, ये हमारे यहाँ के कल्चर में गांव परिवेश में देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में वो जो आदमी जो चलते हुए जा रहा था, जो चालकी था, उसको रोक लिया गया। किसके लिए? तो उसको रोक लिया गया भैया तंबाकू मांगने के लिए। तो आपको इसी से याद रख लेना है, तंबाकू बांटने का काम कौन करता है? तंबाकू बांटने का काम, बांटने का काम कौन करता है? आप कहेंगे चालकी करता है। कौन? चालकी करता है। ठीक है भैया, चालकी करता है। यहां पर तंबाकू बांटने का काम कौन करता है? चालकी करता है। कौन करता है? चालकी करता है। आपको याद रखना है। अब आप लोग घर में एकदम अच्छे से किसी चीज को क्या करते हो? सजा के रखते हो। एकदम बढ़िया से बढ़िया बढ़िया सजा के रखे होगे। आप लोगों ने शायद ये फील किया है, आपने एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है नहीं पता। हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे जब रहते थे तो गांव में गणेश जी रखते थे। ठीक है, गणेश जी रखते थे। जब गणेश जी आते हैं तो गणेश जी रखते थे और बढ़िया से उसको घर के अपने घर के माँ लोगों से साड़ी वाड़ी मांग करके ला करके बढ़िया बढ़िया से डिजाइन बनाते थे। अब 11 दिन हमको लगा के रखना होता था। अब अच्छे से सजाए होते थे उसको। 11 दिन के अंतर्गत हम लोग देखते थे तो गणेश जी के वाहन मुसवा चूहा आते थे और किसी किसी साड़ी को क्या कर देते थे जी? कुतर देते थे। आपने देखा होगा। तो हमारे साथ ऐसे बहुत हुआ बचपन में, बहुत गाली खाए हम लोग, है ना। मम्मी लोगों से, नानी लोगों से, दादी लोगों से बहुत गाली खाए हम लोग। ठीक है, मैं नानी से खाया हूँ गाली, आप लोग हो सकता है दादी से खाए हो। ठीक है, तो याद रखना है बहुत गाली खाए हम लोग। तो जो साज सज्जा होता है उसको मूसवा या चूहा क्या कर दे रहा है? कुतर दे रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए भैया कि जो घोटुल होता है उसमें साज सज्जा का काम कौन करता है? साज सज्जा, साज सज्जा, साज सज्जा का काम कौन करता है? आपको याद रखना है मुसवान। कौन? मुसवान करता है। कौन? मुसवान करता है। आपको याद रखना है साज सज्जा का काम कौन करता है? मुसवान करता है। आपको याद रखना है साज सज्जा का काम। इतना अगर आपने याद रखा है तो इससे आपका घोटुल से पूछा जाने वाला प्रश्न जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही आपको पूछा जाएगा। इनके सदस्यों को याद रखना है, पुरुष सदस्य को कहते हैं क्या? चेलिक, जबकि महिला सदस्य को कहते हैं मोटियारिन। पुरुष प्रमुख को कहा जाता है सिरेदार, जबकि महिला प्रमुख को कहा जाता है बेलोसा या दुलोसा। क्या कहते हैं? बेलोसा या दुलोसा कहा जाता है। क्लियर हुआ? इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से नृत्य है? हुल्की पाटा, कक्सार और मांदरी नृत्य। वाद्यंत्र मांदर बजता है। अक्टूबर के माह में एक गोटुल की जो मोटारिन होती है दूसरे गोटुल में जाती है, उसको क्या कहते हैं? नूना नारे दाना पंडुम कहते हैं। अन्य सदस्यों में आपको मैंने बताया जो साफ सफाई करेंगे, जो झाड़ने बहाने का काम करेंगे, झरिया होंगे। जो हमारे यहाँ उपस्थिति पंजा का कार्य करते हैं वो कौन होते हैं? कोटवार होते हैं। तो यहाँ भी कोटवार कहेंगे। जो तंबाकू बांटने का कार्य करता है, तो मैंने आपको एक स्टोरी बताया, चलते हुए ऐसे हल लेकर जा रहा है, उसको एक आदमी बुला लेता है और क्या मांगता है? तंबाकू या बीड़ी। तो तंबाकू बांटने का काम कौन करता है? चालकी करता है। और आपको मैंने गणेश जी वाला स्टोरी बताया, साज सज्जे का काम जो आप करते हैं उसको कुतर करके कौन बेकार कर देता है? मुसवा अर्थात चूहा। उसी से याद रखना है साज सज्जे का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? मुसवान कहा जाता है। क्लियर हुआ? इतना आपको याद रखना है। ये गोटुल के बारे में मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ जाऊं क्या? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला युवागृह। इसको कहते हैं आप लोग क्या? इसको कहते हैं भैया जनजाति उराव। इनके युवागृह को क्या कहते हैं? इनके युवागृह को कहते हैं धूम कुरिया। क्या कहते हैं? धूम कुरिया। आपने बचपन में एक फेवरेट मूवी आपने अपना देखा होगा, पहला वाला बोल रहा हूं ना, अभी वाला नहीं बोल रहा हूं भैया, पहला वाला और सेकंड वाला। आपने मूवी देखा होगा धूम मूवी। क्या देखा होगा? धूम मूवी। और उस धूम मूवी में क्या होता है? बाइक को हीरो और विलन क्या करते हैं? ऐसे उड़ाते हैं। क्या करते हैं? उड़ाते हैं भैया, फुल स्पीड में दौड़ाते हैं एकदम। तो आपको याद रखना है उड़ाओ। क्या करो? उड़ाओ। और जब उड़ाओ किसको? बाइक को, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग? धूम मचाले। तो धूम मचाले से याद रखना है धूम कुरिया। उड़ाओ का क्या है? युवागृह। क्या है? युवागृह। आपको याद रखना है उड़ाओ के युवागृह को क्या कहते हैं? धूम कुरिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? उराव के युवागृह को धूम कुरिया कहते हैं। अब धूम कुरिया से आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि यहां पर पूछा जाएगा
वहां पर भी सदस्यों को पूछा गया था, यहां पर भी सदस्यों को पूछा जाएगा। तो याद रखना है धूम कुरिया में भी आपको यहां पर 4 टाइप की बातें याद रखना है। कैसे 4 टाइप की बातें याद रखना है? पुरुष प्रमुख, महिला प्रमुख। पुरुष प्रमुख और महिला प्रमुख को आपको सबसे पहले याद रखना है, लेकिन इसमें जो होता है इनको 3 अलग अलग, जो कह सकते हो एज वाइज, इनको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 13 से कम उम्र, 13 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक, ऐसे 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है और इन तीनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं भैया, 3 अलग अलग कैटेगरी में, एक है 13 से 18 वर्ष, एक क्या है 13 से कम उम्र, क्या है पहला, क्या है 13 से कम उम्र, से कम उम्र पहला। एक आता है 13 से 18 वर्ष, दूसरा आता है 18 वर्ष से अधिक, 18 प्लस याद रखना है। तो इनको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, याद रखना है आपको। तीनों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। इनको कहते हैं पूना जोरवार। क्या कहते हैं? पूना जोरवार। जो 13 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको कहते हैं पूना जोरवार। जो बीच में आते हैं उसको कहते हैं मजथुरिया जोरवार, मजथुरिया जोरवार, मजथुरिया जोरवार। जबकि पहले वालों को कहते हैं पूना जोरवार, बीच वालों को कहते हैं मजथुरिया जोरवार। उसके बाद आपको दिखाई देता है क्या, उसके बाद आपको दिखाई देता है धांगर। क्या दिखाई देता है? धांगर। तो चलिए तीनों को लिखते हैं। पूना जोरवार, पूना जोरवार, इसको कहते हैं मजथुरिया जोरवार, मजथुरिया जोरवार। उसके बाद आपको दिखाई देता है क्या? धांगर। क्या? धांगर। याद रखना है। 18 प्लस हो गया है, उसको क्या कह रहे हैं? धांगर कह रहे हैं। अब इनके जो प्रमुख होंगे पुरुष प्रमुख और इनकी जो महिला प्रमुख होंगी, इसको क्या क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है जो पुरुष प्रमुख होंगे वो धांगर हो गए ना 18 प्लस में, उनको याद रखना है। यहाँ पर कहा जाएगा भैया आगे जब इनके मुखिया होंगे उनको कहते हैं धांगर महतो। क्या कहते हैं? धांगर महतो कहा जाता है। क्या कहते हैं? धांगर महतो कहा जाता है। युवागिरी कौन सा है? धूम कुरिया किसका है? उराव जनजाति का। उराव से उड़ाना याद रखना है और धूम मचाले से धूम कुरिया याद रखना है। यहाँ पर 13 से कम उम्र को पूना जोरवार, 13 से 18 वर्ष को मजथुरिया जोरवार, जबकि 18 प्लस जब हो जाते हैं जो तीसरा कैटेगरी है उसको कहते हैं धांगर। और इनके पुरुष प्रमुख को कहा जाता है धांगर महतो, जबकि इनकी महिला प्रमुख जो कि ज्यादातर क्या होती हैं? विधवा होती हैं, इनको कहा जाता है बारकी धांगरी। क्या कहते हैं? बारकी धांगरी कहते हैं। याद रखना है। बारकी धांगरीन कहते हैं। याद रखना है। संभवतः विधवा होती हैं। कौन? बारकी धांगरी। याद रखिएगा। ये है उराव जनजाति के युवागिरी के बारे में। इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। आपको थोड़ा सा एक और बात अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर याद रखना है, ये जो हमने पढ़ा हुआ है किसके लिए, इस युवागिरी घोटुल के बारे में पढ़ा हुआ है। इसमें आपको एक और बात याद रखना है, इसके ऊपर एक किताब लिखा गया है, वेरियर एल्विन की किताब, जिसको आप लोग कहते हैं मूरिया एंड देयर घोटुल। क्या कहते हैं? मूरिया एंड देयर घोटुल। द मूरिया एंड देयर घोटुल। अब ये घोटुल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये उस समय लिखा गया था किताब, तो घोटुल ही लिखा गया था। अभी इसको घोटुल पढ़ा जा रहा है, घोटुल कहा जा रहा है, इसलिए यहां पर मैंने घोटुल लिखा है। इस पुस्तक को किसने लिखा है तो आप सभी को पता होना चाहिए। इस पुस्तक को किसने लिखा है? वेरियर एल्विन साहब ने लिखा है। वेरियर एल्विन ने लिखा है इस किताब को। इस किताब को आपको याद रख लेना है। ठीक है, इतना आपने याद रख लिया है तो वो ये कंप्लीट है और यहाँ पर ये भी कंप्लीट है। याद रखना है धूम कुरिया युवागिरी है उराव जनजाति का। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं अबूझ माड़िया जनजाति के युवागिरी को कहते हैं क्या?
कोसी घोटुल। क्या कहते हैं? कोसी घोटुल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोसी घोटुल। कई जगह इसी को गोटुल बस लिख देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कोसी घोटुल। क्या कहते हैं? कोसी घोटुल कहा जाता है, आपको याद रखना है। ऐसा माना जाता है इस कोसी घोटुल की सदस्यता के लिए, इनकी जो सदस्यता जो है आरंभ या स्टार्ट कब से होती है? तो 8 से 10 साल की जब आपका उम्र हो जाता है, तब आपकी सदस्यता जो है इस कोसी घोटुल के लिए क्या हो जाता है जी? आप एलिजिबल हो जाते हो। याद रखना है सदस्यता स्टार्ट, सदस्यता प्रारंभ। याद रखना है कब से? तो आपको याद रखना है 8 से 10 वर्ष होने के बाद सदस्यता जो है स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छे से इस बात को याद रखना है। पहला पॉइंट कब स्टार्ट होता है? 8 से 10 वर्ष होने के बाद इसकी जो सदस्यता है वो स्टार्ट हो जाती है। याद रखना है आपको अच्छे से। इसके अलावा क्या याद रखना है? जो बालक बालिका जो होते हैं, इसकी सदस्यता अभी 8 से 10 वर्ष जैसे स्टार्ट हुआ है, तो उनकी सदस्यता स्टार्ट हो गई है, तो इनकी सदस्यता समाप्त कब होती है? स्टार्ट होता तो समाप्त भी होता होगा। सदस्यता याद रखना है कब इसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा? आप कहेंगे जैसे ही इनका क्या हो जाएगा? जैसे ही इनका हो जाएगा विवाह। विवाह के बाद इनकी सदस्यता समाप्त, क्योंकि इसका नाम क्या है? युवा गृह है, तो यहां पर युवा आएंगे, ना कि शादीशुदा। समझ रहे हो? तो जैसे ही विवाह हो जाता है तो इनकी सदस्यता जो है विवाह के बाद समाप्त हो जाती है। याद रखना है कोसी घोटुल में 8 से 10 वर्ष होने के बाद स्टार्ट, विवाह के बाद समाप्त सदस्यता। कोसी घोटुल अबूझमाड़ियों का एक युवा गृह है, याद रखना है आपको। इसमें जो बालक सदस्य होते हैं, बालक सदस्य और बालिका सदस्य, दो लोग होंगे इसमें, बालक सदस्य और बालिका सदस्य। तो बालक सदस्य जो होते हैं उनको कहा जाता है लेयोर। क्या कहते हैं? लेयोर कहते हैं, लेयोर। जबकि बालिका सदस्य को क्या कहते हैं? लयस्कु। क्या कहते हैं? लयस्कु कहते हैं। तो लेयोर और लयस्कु का संबंध जो है कोसी घोटुल से है, आपको याद रखना है। जिसमें से जो बालक सदस्य हैं उनको लेयोर कहते हैं, जो बालिका सदस्य है उनको लयस्कु कहा जाता है। अच्छे से आपको याद रखना है लयस्कु कौन है, लेयोर कौन है, इन सभी बातों को आपको अच्छे से दिमाग में याद रखना है, ठीक है भैया? इसके अलावा जो ये घोटुल होते हैं इनमें और भी अलग अलग बातें हैं, पर आपके लिए जो मुख्य बात है वो इतना ही आपको याद रखना है। अब बाकियों के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको बाकियों का केवल याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिरहोर, तो आपको याद रखना है बिरहोर से आपको एक शब्द याद रखना है छत्तीसगढ़ी में, बिलहोरना। क्या करना? बिलहोरना। कोई जब कुछ काम कर रहा होता है तो कोई तीसरा पर्सन आ करके, दो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई तीसरा पर्सन आएगा, कोई इधर उधर की बात कर देगा और उनके काम को जब डिस्टर्ब कर देते हैं तो छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? अरे यार ते आ हस्त हमल्ला हमारे काम में बिलहोर देते हैं, है ना? बिलहोर देश। और बिलहोरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? या तो आपको कुछ है ना उटपुटा सा कुछ काम करना पड़ता है, या तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है भैया कुछ ऐसा कि दूसरे का जो काम है उसकी जो ध्यान है वो आपसे भटक जाए, तो ऐसे लिए आपको कोई गीत संगीत गाना पड़ता है। तो याद रखना है यहाँ पर बिरहोर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिरहोर। और बिरहोर से आपको याद रखना है बिलहोरना। तो कैसे बिलहोरोगे? आप कोई गीत गाओगे तो बिलहोरोगे, है ना? तो याद रखना है गीती ओना। क्या? गीती ओना। गीती ओना किसका युवा गृह है? आप कहेंगे भैया गीत से याद रख लेंगे, बिलहोरने के लिए बोल रहे हो करके। गीती ओना किसका है? बिरहोर जनजाति का है, आपको याद रख लेना है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा किसका है गीती ओना? आप कहेंगे गीती ओना है बिरहोर जनजाति का, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के बारे में मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था। भारिया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? इसके युवा गृह को कहते हैं घसरवासा। क्या कहते हैं? घसरवासा कहते हैं। घसरवासा कहा जाता है इनके युवा गृह को। याद रखिएगा, आपको अच्छे से इस बात को याद रखना है। इनके युवा गृह को कहा जाता है घसरवासा। अगर हम भुइयां की बात करें तो आपने देखा होगा कहीं पर लाल मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर पीली मिट्टी है,
कहीं पर लाल रेतीली मिट्टी है, कहीं पर लाल दोमट मिट्टी है। ऐसे में जो भुइयां हैं वो क्या दिखाई देती है? रंग बिरंगा दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? रंग बिरंगा आपको दिखाई देती है। तो भुइयां का क्या है? भुइयां का आपको याद रखना है रंग बंग। कई लोग अभी आपको कमेंट करके मेरे को पूछेंगे, सर रंग बंग तो भारिया का है। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आपको बता दे रहा हूं, चीज़ें अपडेट हो गई हैं। आप जाकर के हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब चेक कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर दिया गया इस है ना इन्फॉर्मेशन को। उसमें लिख दिया गया है जो रंग बंग है वो भुइयां का है, भुइयां का। तो रंग बंग को आपको पढ़ना है भुइयां के लिए। ठीक है भैया, भुइयां किसका है? रंग बंग। इनके युवा गृह को क्या कहते हैं? रंग बंग कहा जाता है, याद रखिएगा। किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और जो अपडेट हो चुके हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। पर्जा। जैसे ही पर्जा जनजाति आती है तो आपको याद रखना है पर्जा जनजाति के लिए, पर्जा के लिए याद रखना है धांगा बक्सर। क्या रखना है? धांगा बक्सर। पर्जा के लिए याद रखना है धांगा बक्सर। क्या है? धांगा बक्सर। धांगा बक्सर याद रखना है। ठीक है, याद रखना है पर्जा के लिए धांगा बक्सर। आगे देखेंगे कोंध जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोंध जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाएगा? तो इसके युवा गृह को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर लड़कों के लिए बनाया गया है तो अलग है, लड़कियों के लिए बनाया गया है तो अलग है। इन दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाम लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, याद रखिएगा। अगर लड़कों का है, लड़कों का है तो इसको कहते हैं धांगड़ा घर। क्या कहते हैं? धांगड़ा घर, धांगड़ा घर। और लड़कियों का है तो इसी को कह देते हैं धांगड़ी घर। क्या कह देते हैं? धांगड़ी घर। धांगड़ा घर, धांगड़ी घर, याद रखना है। कोंध जनजाति में लड़कों के लिए लड़कियों के लिए अलग अलग यहाँ पर युवा गृह याद रखना है, धांगड़ा घर और धांगड़ी घर। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ को हमने ट्रिक के माध्यम से देखा है, जो बच गया है उसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक भी क्या होता है आपको कंफ्यूज करता है। तो जिसको हमने ट्रिक से बताया है वो आपने याद रख लिया है। अब जो ऑप्शन आएगा वहाँ से आप काट करके बेहद आसानी से चीज़ों को एलिमिनेट करके आप प्रश्नों को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर युवा गृह हो जाता है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपको पूछा जाएगा। क्या जो आपको पूछा जाएगा यहाँ पर जनजातियों के पेय पदार्थ से, किससे? पेय पदार्थ से पूछा जाएगा। जैसे कि पूछा जाएगा बस्तर संभाग में अलग अलग प्रकार के और साथ ही साथ जनजातियों के बीच में अलग अलग प्रकार का पेय पदार्थ चलन में है, जिसको आप लोग एक प्रकार के क्या समझ सकते हैं? सोमरस समझ सकते हैं भैया। ये इनका क्या है भैया? बेसिकली है तो ये क्या एक मदिरा ही है। क्या है? मदिरा ही है। पर जनजाति वर्ग के लोग यहाँ पर जो पीते हैं वो इनके अलग अलग खूबियाँ बताते हैं कि ये आपको पेट दर्द में काम आएगा, कोई कहेगा ये आपको किसी और रोग में काम आएगा। कई लोग कहते हैं दिन भर काम करते हैं, मस्त शाम को सल्फी पीते हैं और सो जाते हैं, एकदम मस्त नींद आता है। तो कई प्रकार की इसकी खूबियाँ भी गिनवा सकते हैं लोग। पर यह जनजाति के संस्कृति में एक पेय पदार्थ उनकी संस्कृति का, उनकी कल्चर का पार्ट है। इस पर हम किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर रहे हैं। हम आपको जो है वो एज इट इज आपको बता दे रहे हैं। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा बताइए सल्फी किनका पेय पदार्थ है। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपको सल्फी किनका पेय पदार्थ है, तब आपको इस कंडीशन में आपको याद रखना है सल्फी किसका पेय पदार्थ है भाई भैया। तो आप कहेंगे सल्फी जो होता है वो होता है मुड़िया या माड़िया का क्या होता है? पेय पदार्थ। मुड़िया या माड़िया, मुड़िया ठीक है, मुड़िया या माड़िया का। याद रखना है सल्फी को क्या कहते हैं? वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर। क्या कहते हैं? वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर के नाम से जाना जाता है। किसको? सल्फी को। वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर के नाम से जाना जाता है। किसको? सल्फी को। अच्छे से याद रखना है। मुड़िया या माड़िया जनजाति के द्वारा यहाँ पर जो पेय पदार्थ पिया जाता है उसको कहते हैं क्या? सल्फी। इसके बाद याद रखना है ताड़ी। क्या? ताड़ी। तो याद रखना है भैया ताड़ी से आपको याद रखना है तंत्र मंत्र। क्या याद रखना है? ताड़ी से तंत्र मंत्र याद रखना है। ताड़ी से
तंत्र मंत्र, और तंत्र मंत्र मानने का काम कौन करते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में? बैगा लोग करते हैं, है ना, बैगा। तो याद रखना है, बैगा जनजाति के पेय पदार्थ को क्या कहते हैं? ताड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ताड़ी। क्या कहते हैं? ताड़ी कहते हैं। याद रखना है, बैगा जनजाति के पेय पदार्थ को ताड़ी कहा जाता है। अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा छिंद रस याद रखना है। छिंद रस किसका है? तो छिंद रस है उनका कौन? माड़िया और अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया, ये वो जनजातियां हैं, आपको याद रखना है, जिनमें आपको दिखाई देता है क्या? जिनमें आपको दिखाई देता है छिंद रस जैसे पेय पदार्थ। तो वेलकम ड्रिंक्स ऑफ बस्तर कहते हैं मुड़िया या माड़िया के पेय पदार्थ सल्फी को, जबकि तंत्र मंत्र से हमने क्या बताया है? ताड़ी। क्या बनाया है? ताड़ी। तो याद रखना है, बैगा जनजाति में क्या है? ताड़ी पीते हैं लोग। छिंद रस किसका है? माड़िया या अबूझ माड़िया का है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्या आता है? हांडिया। क्या आता है? हांडिया। तो हांडिया को आपको याद रखना है क्या? हांडिया को आपको याद रखना है कोरवा। किसके लिए? कोरवा जनजाति के लिए आपको याद रखना है हांडिया, इनका पेय पदार्थ होता है, याद रखिएगा। अगर आप लोग पेज की बात करते हैं तो आपको दिखाई देता है पेज किसका है? गोंड जनजाति का होता है एक पेय पदार्थ पेज, याद रखना है। वास्तव में पेज को गोंड जनजाति में आपको दिखाई देता है पेज। वास्तव में पेज को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर चावल के जो चावल पसाया जाता है उस समय जो पसिया निकलता है ना, उसमें जो चावल के कुछ अन्न जो गिर जाते हैं उसको जब नमक डाल के कोई पीते हैं उनको भी पेज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, पेय पदार्थ गोंडों का जो है उनको भी पेज कहते हैं, और हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में अलग चीज़ को और पेज कहते हैं। तो आपको रिलेट करके याद रख लेना है गोंड जनजाति में पेज को। ठीक है, कोस्मा किसका है? तो कोस्मा है उराव जनजाति का। किसका है? उराव जनजाति का होता है कोस्मा। किसका? उराव जनजाति का। और बस्तर में चावल से बने हुए पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? आपसे कोई पूछेगा, आप कहेंगे बस्तर में चावल से बने पेय पदार्थ को कहा जाता है लांदा। चावल से बने पेय पदार्थ को, चावल से बने पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांदा कहा जाता है। याद रखना है, लांदा का मतलब क्या होता है? बस्तर में चावल से बने पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? लांदा कहा जाता है। चावल को सड़ाकर जब रख दिया जाता है तो जब उसमें खमीर उठता है उसके बाद उसका जो स्वाद है एक खट्टेपन सा हो जाता है। उसको जब पीते हैं लोग थोड़ा सा फिर झूमने लगते हैं, और उसी को कहते हैं क्या? लांदा। क्या कहते हैं? लांदा। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आपको नहीं समझना है और ना ही आपको पीना है भैया। आपको शराब से दूर रहना है। कई घर तबाह कर दिया है शराब ने। मैं किसी के कल्चर पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, जो वास्तविक चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं जनजातियों के गोदना के ऊपर। जनजाति समूह में गोदना का एक विशेष महत्व है। ये लोग अपने जीवन में गोदना इसलिए गोदवाते हैं क्योंकि इनका मानना है आपके साथ इस शरीर में कुछ नहीं जाता है इस गोदना के अलावा। गोदना जब आप बनवा लेते हैं ये आपके शरीर के साथ ऊपर जाता है। ऐसा इनके जीवन में एक बहुत बड़ा आभूषण का काम करते हैं गोदना। इसमें हरे रंग से आपके हाथों में या आपके माथे पर, आपके शरीर के किसी अंग पर गोदना गोदवाया जाता है। उसी को आप आजकल के रूप में इनके जनजातियों के जो चीज़ें हैं उसको अपडेट कर दिए हैं, और आपको लोग आज के डेट में उसको टैटू बोल रहे हैं। समझ रहे हो? आप लोग टैटू बनवाते हुए घूम रहे हो, लेकिन जनजाति परिवेश के लोग क्या करवाते हैं? गोदना गोदवाते हैं भैया एक बार। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? बताइए, जनजातियों के गोदना के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बताइए, गोदना गोदवाने का कार्य, जो गोदना गोदने का जो कार्य है वो कौन कौन सी जनजाति करती है? तो आपको सबसे पहले याद रखना है कुंजर, बंजारा, ओझा। 3 आपको एक साथ लाइन में आना चाहिए। कुंजर, है ना, बंजारा, ओझा और देवार। ये 4 आपको एक साथ याद आना चाहिए। कुंजर, बंजारा, ओझा और देवार। कुंजर, बंजारा, ओझा और देवार। और ये जो ओझा है गोंड की ही एक उपजाति है जो गोदना गोदने का कार्य करती है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बताइए, गोंड की कौन सी उपजाति है जो गोदना गोदने का कार्य करती है? आप कहेंगे ओझा। कौन करते हैं? ओझा। हम लोग बिहार वाले ओझा की बात नहीं कह रहे हैं, न ही हम लोग किसी प्रकार के किसी सर की बात कर रहे हैं। ओझा एक अपने यहाँ एक जनजाति है जो गोंड की एक उपजाति है। याद रखना है, जो
गोदना गोदने का कार्य करती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हमारे आसपास हमने देखा है देवार जाति के लोग जो है गोदना गोदने का कार्य करते हैं, आपने देखा भी होगा। इसके अलावा कुंजर एवं बंजारा जनजाति के लोग भी क्या करते हैं, गोदना गोदने का कार्य करते हैं। तो कुंजर, बंजारा, ओझा और देवार, ये चार आपको याद रखना है, गोदना गोदने का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने के लिए जो जनजाति प्रिय मानी जाती है कि हमको गोदना गोदवाना ही पड़ेगा, ऐसे जो जनजाति सोचती हैं वो जनजाति है बैगा। लेकिन एक जनजाति है जो गोदना गोदवाने के बारे में सोचती कम है, गोदवाती ज्यादा है, वो है कमार। तो आपसे एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, बताइए गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है सबसे सर्वाधिक, तो बैगा। सर्वाधिक गोदना कौन सी जनजाति गोदवाती है, तब आंसर हो जाएगा कमार। और कौन कौन सी जनजाति गोदना गोदने का कार्य करती है, कुंजर, बंजारा, ओझा और देवार, ये चारों जनजाति आपको याद रखना है। तो 3 प्रश्न आपको मैंने यहां से बता दिया है, तीनों आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जो बैगा जनजाति की जो महिलाएं होती हैं जो अपने माथे पर जो गोदना गोदवाती हैं वो किस जनजाति की महिला से गोदना गोदवाती है, तो आपको याद रखना है ये लोग जो माथे पर गोदना गोदवाती हैं बैगा महिलाएं, इसको कहा जाता है झेला गोदना। क्या कहते हैं, झेला गोदना। वी आकार का बनवाती हैं अपने माथे पर सेव, और ये गोदना गोदने का कार्य जो जनजाति करती है उसको कहते हैं बादी जनजाति की महिलाएं। क्या कहते हैं, बादी जनजाति की महिलाएं जो हैं बैगा जनजाति की महिलाओं के माथे पर या वी सेव का जो गोदना गोदती हैं उसको कहते हैं झेला गोदना। तो झेला गोदना का संबंध किससे है, बैगा जनजाति से। ये एग्जाम में पूछा गया है सीजीपीएससी में, झेला गोदना का संबंध किस जनजाति से है, बैगा जनजाति से है, याद रखना है आपको इस बात को। इसके अलावा हमारे यहाँ एक गांव है जिसको कहते हैं जामगला गांव। क्या कहते हैं, जामगला गांव। और ये जामगला गांव की जो महिलाएं हैं ये गोदना गोदने का कार्य करती है। यह प्रश्न भी व्यापम में पूछा जा चुका है। ये सभी प्रश्न को आपको एक साथ याद रखना है। जामगला गांव कौन सी जनजाति है, आप कहेंगे भैया ये बैगा ये जो है गोदना गोदवाने का कार्य करती है। अब एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, अच्छे से सीक्वेंस में सुन लीजिएगा। सबसे ज्यादा गोदना गोदने के लिए जो जनजाति जानी जाती है कुंजर, बंजारा, ओझा और देवार, जिसमें ओझा जो है गोंड की एक उप जनजाति है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति जो है बैगा है, लेकिन सर्वाधिक गोदना कौन सी जनजाति गोदवाती है, कमार। बैगा जनजाति के लोग जो महिलाएं हैं वो झेला गोदना गोदवाती है। बादी जनजाति की महिलाओं से वी सेव का बनवाती है अपने माथे पर गोदना, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जामगला गांव की जो महिलाएं हैं वो गोदना गोदने के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ये सभी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं पेन चला करके आपके नोट्स को खराब नहीं करना चाहता हूँ, मैंने बोल दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसको आपके नोट्स के फॉर्म में उतारना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, अच्छे से आपको याद रखना है। तो चलिए यहां पर आज की इस क्लास को हम लोग करेंगे एंड, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन भी जो होता है वो आप लोग देखते नहीं हैं और आपको मेरे को याद करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको मैंने इस क्लास में जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाया है, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं आप इसको अब आसानी से रिलेट करके चीज़ों को याद कर पाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए किसी भी प्रकार का पैनिक बटन ऑन नहीं करेंगे भैया। जो है आपके एग्जाम के लिए आपसे ज़्यादा चिंतित हम हैं। आपके लिए जितना ज़्यादा अच्छा हो सके वो सब चीज़ करने का प्रयास सामर्थ्य एकेडमी आपके लिए कर रहा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम बता दें, आप सभी के सहयोग से सामर्थ्य एकेडमी जो है अब ऑफलाइन आ रहा है। क्या हो रहा है भैया, अब हम ऑफलाइन आ रहे हैं, आप सभी के स्नेह से ऑफलाइन हम लोग आ रहे हैं, ऑफलाइन मोड में हम लोग आ रहे हैं। अगर दुर्ग या दुर्ग के आसपास के आप हैं तो आपको याद रखना है दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग के अगर आप हैं या इसके आसपास के हैं तो आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी संबंधी चीज़ों से रूबरू हो सकते हैं और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप हमको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेबल, एसआई, आबकारी, प्रयोगशाला परिचारक, साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को आप सभी को सीजीपीएससी प्री और मेंस, सीजी व्यापम की लॉन्ग टर्म की बैचेस आपको एकदम कम न्यूनतम फीस पर, आपको बाकी जगहों से कम फीस पर पढ़ाया जाएगा हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, जो कि आप सभी को दुर्ग के महाराजा चौक के पास जैसे आप आते हैं आपको वॉल्किंस की एक बिल्डिंग दिखेगी, वॉल्किंस की एक बिल्डिंग दिखेगी, इसी में आपको
हमारा एकेडमी दिख जाएगा, सामर्थ्य एकेडमी के नाम से। बहुत जल्दी हम आपको दिखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ऑफलाइन मोड में भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मोड में। जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं उनको मैं बता दे रहा हूं, ऑनलाइन जो मैंने आप सभी से वादा किया है वो पूरा होगा। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आप अगर सूरजपुर से जुड़ करके मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ सरगुजा संभाग से जुड़कर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बिलासपुर, रायपुर, इसके साथ साथ आप बस्तर से भी मेरे साथ जुड़ करके बहुत साथी पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी के भरोसे को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। आपके एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाएगा, फ्री पढ़ाया जाएगा आपको यूट्यूब में। लेकिन आप सभी को कभी भी प्रेशराइज नहीं होना है, ठीक है भैया। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, सामर्थ्य एकेडमी के साथ आपको जुड़े रहना है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।